मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। देश में इन दिनों इंडियन प्रीमियर लीग का खुमार है। युवाओं को मैच दर मैच रोमांच का तड़का मिल रहा है, तो देश की राजनीति भी इससे अछूती नहीं है। यहां भी इसी तरीके का रोमांच है। 2014 चुनाव के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इसे लेकर माथापच्ची कर रही है। बीजेपी में मोदी को आगे लाने के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस में राहुल को आगे लाने की कवायद शुरू हो गई है। कांग्रेस मोदी के खिलाफ सख्त टीका टिप्पणी का सहारा ले रही है, तो बीजेपी मनमोहन को फ्लॉप पीएम बता रही है। इंडियन प्रधानमंत्री लीग के इस महासंग्राम में कई नए खिलाड़ी हैं, तो कई पुराने दिग्गज उतरने को आमादा हैं। नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज न्यूज लाइन में बात करेंगे पीएम पद को लेकर चल रही नुरा कुश्ती की, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आखिर केजरीवाल को इतने लंबे अनशन से क्या मिला। जिस केजरीवाल ने अन्ना के साथ मिलकर लोकपाल की लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर छोड़ा था, वो केजरीवाल बिना अन्ना के कोई कमाल नहीं दिखा पाए। पहले वाला उत्साह तो था, लेकिन भीड़ नहीं थी। 14 दिन भूखे रहे, पर सरकार का कोई नुमाइंदा खबर लेने तक नहीं पहुंचा। केजरीवाल अपने समर्थकों का उत्साह बढ़ाने के लिए भले ही कह रहे हों कि अनशन का मकसद पूरा हुआ, लेकिन हकीकत कुछ और है। केजरीवाल को अनशन करने से कुछ नहीं मिला। बिना किसी निर्णायक मोड़ पर पहुंचने से पहले केजरीवाल ने अपना अनशन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। शनिवार शाम को वो अपना अनशन तोड़ेंगे। केजरीवाल के इस अनशन से ना तो शीला पिघली और ना की बिजली के दामों में कटौती हुई, लेकिन केजरीवाल अपने अनशन को हिट बता रहे हैं। जिस मकसद से हम लोगों ने ये आंदोलन शुरू किया था, वो मकसद काफी हद तक पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। मैं सारे कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से तन मन धन सब कुछ लगाकर सुबह शाम दिन रात मेहनत करके इस पूरे प्रयास में हिस्सा लिया। बिजली और पानी ऐसा मुद्दा है जो दिल्ली के बड़े हिस्से को छू रहा है, जनता को घरों से निकलने पर विवश कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है जनता पर जादुई असर हो रहा है। लोगों की भीड़ बढ़ी है और अरविंद केजरीवाल सत्ता में बैठी शीला दीक्षित को अपनी ताकत का एहसास भी करा पा रहे हैं। केजरीवाल ने 14 दिनों से अन्न का एक दाना तक मुंह में नहीं लिया, जिसकी वजह से उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही है, जिसकी वजह से केजरीवाल टूटे जरूर हैं, लेकिन आंदोलन को आगे ले जाने की बात कह रहे हैं। दिल्ली में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। जो समर्थन केजरीवाल ने इस आंदोलन के दौरान जुटाया है, वो समर्थन चुनाव में भी केजरीवाल के साथ रहेगा, या फिर लोग वक्त के साथ इस आंदोलन को भूल जाएंगे। पिछले 14 दिनों से अनशन कर रहे केजरीवाल ऐसा नहीं कि पहली बार अनशन पर है। इससे पहले भी वो जन लोकपाल बिल को लेकर अन्ना के साथ अन्न त्याग चुके हैं, लेकिन जब और अब में फर्क है। पहले वो आम आदमी थे और अब आम आदमी पार्टी के नेता। लिहाजा जन लोकपाल बिल बैकफुट पर है और चुनावी मुद्दे फ्रंट पर। यही वजह है कि कल वो अनशन तो तोड़ देंगे, लेकिन मुद्दों की लड़ाई जारी रहेगी। कैमरामैन विनोद के साथ नागेंद्र भाटी, चैनल 1 न्यूज, दिल्ली। तो अरविंद केजरीवाल को यह लगता है कि जो उन्होंने किया सही किया, जैसे किया सही किया, और उसके सही नतीजे बहुत जल्द सामने आएंगे, लेकिन पब्लिक इसे लेकर थोड़ी सी भ्रमित है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार क्या हुआ, कैसे हुआ और इसका क्या नतीजा है। कहने का मतलब सीधा सा यह है कि 14 दिन तक अन्न जल त्यागने के बावजूद वो जिस तरीके से अनशन पर रहे, जल शायद उन्होंने नहीं त्यागा, अन्न त्यागा था, लेकिन उसके बावजूद 14 दिन तक वो लगातार भूखे रहे और उसके बाद अब वो अपना अनशन तोड़ रहे हैं, ये कहते हुए कि मकसद पूरा हुआ। मकसद था क्या जो पूरा हुआ? क्योंकि जो पूरा हुआ वो नजर नहीं आ रहा, वो तो अभी भी अधूरा ही लग रहा है।
और इसी चर्चा में आज हम इसी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं वो एक राजनीतिक साजिश के तहत कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप कैसे राजनीति में क्या चीजें की जाती हैं उसे समझते हुए, परखते हुए, बाकायदा प्रयोग करके कर रहे हैं, या फिर वाकई में कोई मकसद है, कोई इंटेंशन है देश का भला करने की, समाज का भला करने की, दिल्ली का भला करने की। क्या सच है, इसी पर से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। और ये पर्दा उठाने के लिए बहुत सही शख्स हमारे साथ हैं। गोपाल राय जी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जाने माने नाम हैं, अरविंद केजरीवाल की टीम का बहुत अहम और मजबूत हिस्सा है। गोपाल राय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। साथ ही हमारे साथ मनोहर मनोज जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जानते हैं सामाजिक ताने बाने में चीजें जब इस तरीके से होती हैं तो उनके क्या मतलब होते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका मनोहर मनोज जी। आज आपसे भी काफी कुछ सुनने को मिलेगा ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। अग्निमा दुबे जी हमारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ हैं और अग्निमा जी जानती है कि जब समाज में चीजें उभरती हैं तो लोग इन्हें किस तरीके से लेते हैं, इस विषय पर उनसे बातचीत करेंगे। गोपाल राय जी सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, क्या मकसद था जो पूरा हो गया? अरविंद केजरीवाल जी ये तो कह रहे हैं कि मकसद पूरा हो गया इसलिए आप शनिवार को अनशन तोड़ देंगे, लेकिन क्या मकसद था जो पूरा हो गया? देखिए, पिछले दिनों जब हिंदुस्तान के अंदर 2 साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे तो इस देश की सरकार से, इस देश की संसद से हम लोगों ने लगातार अपेक्षा रखी कि वो कानून बनाएंगे, लेकिन बार बार हमने देखा कि सरकार या पार्टियां जनता की बात को सुनने को तैयार नहीं है। दिल्ली के अंदर भी बिजली पानी को लेकर के जिस तरह से पूरी दिल्ली त्राही त्राही कर रही है, दिल्ली की मुख्यमंत्री जनता के साथ खड़ा होने की जगह कंपनियों की दलाली पर उतर आई। ऐसे समय में इस बार के आंदोलन का मकसद सरकार से हमारी कोई मांग नहीं थी, मांग समाज से थी कि समाज डर त्यागे और जो नाजायज बिल है जो कंपनियों ने गैर कानूनी तरीके से लादा है उसको देना बंद करे। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने ये संकल्प व्यक्त किया है समर्थन पत्र के द्वारा कि हम नाजायज बिल देने में हिस्सेदारी नहीं करेंगे। और कल से जो 6 अप्रैल है, 6 अप्रैल 1930 को गांधी ने नमक का काला कानून तोड़ा था जी, जो बिजली पानी का काला कानून है, कल से पूरे दिल्ली में जितने भी घरों में अंधेरा फैलाया इन कंपनियों ने, उन सारे घरों में उजाला फैलाने का फैसला कल से लिया है जनता ने और 10 लाख से ज्यादा लोगों ने समर्थन दिया है इस पूरे नाजायज बिल के बहिष्कार करने। माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में ही रोक रही हूं, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि जिन घरों में अंधेरा था उनमें 6 अप्रैल को उजाला करने का फैसला जनता कर रही है, लेकिन आपके अनशन का, अरविंद जी के अनशन का मोटिव तो ये था कि सरकार इस पर कोई डिसीजन ले, वो सोचे, वो देखे कि बिजली पानी के बिलों का क्या करना है। ऐसा ही चर्चा में भी आया, उनकी बाइट भी है हमारे पास। कभी नहीं, आपने अगर पहले दिन से हम लोगों का सरकार से तो कोई मांग ही नहीं रही है जी, नहीं तो फिर शीला दीक्षित को वो शिकायतें देने का क्या मतलब है? शिकायतें जो दिल्ली की जनता ने जो चिट्ठियां लिखी थी इस आंदोलन के दौरान, ये असहयोग आंदोलन है जी। असहयोग आंदोलन का मतलब होता है कि सत्ता की कार्रवाई में हम हिस्सेदारी नहीं करेंगे जी जी, जैसा गांधी ने किया था कानून, नमक का कानून तोड़ करके। जो 8 लाख से ज्यादा लोगों ने जो विरोध पत्र लिखा था, वो पत्र शीला दीक्षित के नाम जनता ने जो लिखे थे, वो पत्र शीला दीक्षित के पास उस दिन लेकर के गए थे लोग, शीला दीक्षित ने नहीं लिया और आगामी दिनों में भी उस पत्र को शीला दीक्षित को दिया जाएगा। वो इसलिए है कि शीला दीक्षित को भी पता चले कि जनता अब उनके गलत कामों में सहयोग देने के लिए तैयार ठीक है, मैंने ये भी मान लिया। आप मुझे ये बताएं 6 अप्रैल को एग्जैक्टली क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं आप लोग, जिसे कहकर अरविंद जी ये कह रहे हैं कि मकसद हमारा पूरा हो गया? नहीं, कल तो दिल्ली में जितने कनेक्शन कटे हुए हैं वो सारे जोड़े जाएंगे जी। कितने ऐसे कनेक्शन है गोपाल राय जी? नहीं, ये तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से लोगों का रिपोर्ट आ रही है। अभी हम लोगों का आज अनाउंसमेंट हो रहा है, कल तक कितने कनेक्शन की सूचना आती है उस हिसाब से वो डिसाइड होगा। तो कल वो सारे कनेक्शन आप लोग, आपकी टीम जो है वो जोड़ने का काम करेगी? नहीं, जगह जगह लोग, जिन लोगों ने समर्थन दिया वो भी इकट्ठा होकर के जोड़ रहे हैं, वो अगर नहीं जोड़ पाएंगे तो हम जाके जोड़ेंगे। चलिए, बहुत अच्छा है। हमारे साथ मनोहर मनोज जी हैं। मनोहर मनोज जी, आपको लग रहा है ये कोई मुहिम हुई या ये किसी तरीके का इफेक्टिव चीज होने वाली है, इससे कोई चेंज, कोई बदलाव होने वाला है? देखिए, दिल्ली में बिजली के दामों में मीटर की जो फास्ट जो रनिंग है और जो दिल्ली में जो निजीकरण की वजह से जो एक तरह से मोनोपोली और डुओपोली है
जी। जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जैसे हमारे सामने TRAI के रूप में टेलीकॉम का बहुत बढ़िया मॉडल आया। जी, जी। तो इस तरीके से अगर बिजली डिस्ट्रीब्यूशन को अगर निजीकरण किया गया तो उसमें अगर कोई मल्टीपल अगर प्लेयर होते तो कंपटीशन होता और जनता को फायदा होता। लेकिन जो आप पार्टी जिनका मूल मकसद है कि दिल्ली में वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, भ्रष्टाचार से इनकी मुहिम शुरू हुई इस जमात की, और वह भ्रष्टाचार जो केवल लोकपाल तक केंद्रित रहा, वह भ्रष्टाचार जो देश के कम से कम 50 सुधारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आज ये लोग दिल्ली में अपनी राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करने की पूरी एक तरह से इन्होंने प्लानिंग की है। लेकिन मनोहर जी, राजनीति के लिए 14 दिन कोई आदमी भूखा रहेगा, आपको लगता है? मैं राजनीति करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल अति महत्वाकांक्षी आदमी हैं और गांधी से तुलना करना बिल्कुल एक तरह से मैं इसे अनुचित मानता हूं। अरविंद केजरीवाल, गांधी बहुत सारे रचनात्मक कार्यक्रम लेकर चलते थे। उन्होंने जो है पूरे लाइफ में, अपने पॉलिटिकल लाइफ में केवल 2 या 3 बार अनशन किया। बाकी समय उनका इतना व्यापक रचनात्मक कार्यक्रम था, इतना सकारात्मक कार्यक्रम था, इतना जनता से जुड़े हुए वो कार्यक्रम थे जो उनको कहीं से ढकोसलाबाज नहीं ठहराता था। और आज गांधी के नकल में आजकल की जो मॉडर्न राजनीतिक जमात है वो राजनीतिक रूप से चर्चित होना चाहती हैं या अपनी जो है राजनीतिक कैरियर बनाना चाहती हैं। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा आनंद फानंद में किया गया है। दिल्ली में बिजली का मुद्दा जरूर है, लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार और लोकपाल के आंदोलन करने वाले लोग अचानक रातों रात राजनीतिक महत्वाकांक्षी हो गए और अचानक जो है एक तरह से नेता बनने की जो कवायद शुरू हुई, अब आज मीडिया ही कह रहा है कि जो है पहले की तरह भीड़ नहीं है। कई लोग ये कह रहे हैं कि मीडिया शेम है। तो मैं तो ये भी कहूंगा कि लॉ ऑफ एवरेज हर जगह लागू होता है। यही मीडिया केजरीवाल और उनकी टीम को जो है बिल्कुल सर आंखों पर बिठा लिया था और अति कवरेज हो रहा था। आज मैं मानता हूं कि जिस तरीके से अनशन लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा कवरेज कम हुआ है। तो औसत का नियम तो हर जगह लागू होता है, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा इस कदर बढ़ी हुई है कि बिना विजन के। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल बस राजनीतिक महत्वाकांक्षा बिल्कुल बिना किसी व्यापक विजन के, बिना किसी व्यापक आइडियोलॉजी के, आनंद फानंद में एग्रेशन के जरिए केवल अटैक करके लोगों पर, विदाउट सिस्टम पर अटैक किए, केवल लोगों पर अटैक करके इस देश में व्यवस्था परिवर्तन के काम को अंजाम नहीं दिया जा सकता। मनोज जी कह रहे हैं, आप उससे अग्री करती हैं? क्योंकि बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। वो सीधे तौर पर ये मान रहे हैं कि अगर आदमी कोई 14 दिन भूखे भी है तो ये उसकी अति राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। उसे सत्ता का सुख चाहिए, सत्ता का सिंहासन चाहिए, इसलिए जैसे तैसे भी वो मिले वो उसे लेने पर हावी। वरना मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ हम लोग कहते हैं कि राजनीति में नए लोग आने चाहिए, नए व्यक्ति आने चाहिए, और भले अभी केजरीवाल आ रहे हैं, अन्ना भी अगर आते तो उनको भी इसी तरीके से कहा जाता है कि अब आप राजनीति कर रहे हैं। देखिए, इस देश की मुश्किल ये है, ये एक बना देता है, राजनीतिक जो समाज है वो इस तरह के बना देता है कि जो कोई भी नया एक एक्सपेरिमेंट कोई करने की कोशिश करे या आने की कोशिश करे, कोई अच्छा आदमी भी आएगा तो हम कहेंगे देखो ये राजनीति करने आ रहा है। तो राजनीति में फिर लोग कैसे आएंगे, जुड़ेंगे कैसे? अगर आप व्यक्तिगत रूप से केजरीवाल के साथ सहमत नहीं हो, मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर अन्ना भी कहते कि मैं पार्टी बना के आ रहा हूँ तो उनपे भी इसी तरह के हमले होते कि आप राजनीति कर रहे हैं, आपकी महत्वाकांक्षा है व्यक्तिगत, आपकी मान लिया कि वो राजनीति नहीं कर रहे, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब था कि 14 दिन आप भूखे रहते हैं, भीड़ जुटती है, आप शीला दीक्षित के पास जाते हैं शिकायत देने, तमाम चीजें होती हैं। ये मोबिलाइज करने का एक तरीका होता है लोगों को। आप इसमें ये नहीं है कि आप मोबिलाइज करेंगे तो किसी के माध्यम से करेंगे। अब आप कहें कि अनशन से क्यों कर रहे हैं आप? मैं कोई केजरीवाल का पक्ष नहीं ले रही यहाँ पे। अगर कल को मैं भी कहूँ कि मेरे को राजनीति में आना है, लोगों को मोबिलाइज करना है और अपनी बात कहनी है, तो कोई तो माध्यम होगा ना। आप हर उसके माध्यम पे क्वेश्चन मार्क कर देंगे, ऐसे नहीं होता है। आपको अगर कोई कोशिश कर रहा है, अगर केजरीवाल के आप मकसद पे ही कह रहे हैं कि केवल राजनीति करने आ रहे हैं, तो ये कोई मेरे को नहीं लगता विरोध का कारण। तीनों को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई में बड़ी अजीब सी स्थिति है, बड़ी विडंबना है कि अगर राजनीति में कोई आए तो राजनीति कर रहा है, ये तो कहा ही जाएगा। राजनीति ही तो करने वो राजनीति में आ रहा है। लेकिन मनोज जी, हमने आपको भी सुना और आपके व्यूज भी मैं लूंगी। फिलहाल एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, बहुत जल्द वापसी करेंगे और तब जानेंगे कि आखिरकार केजरीवाल जो कर रहे हैं ये पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, पर्दे के सामने क्या है, इस मुहिम का कोई फलसफा है या महज इसके पीछे उनके ही विकास की अवधारणा है। छोटा सा ब्रेक और बहुत जल्द वापसी। लाख
लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी। किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रतिवर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। गन्ने के दामों के बारे में बात कहूँ मैं खास, अपने कार्यकाल में गन्ने का दाम चढ़ा दिया आकाश। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। जहां पिछली सरकार ने 6 वर्षों के शासनकाल के दौरान गन्ने के दामों में केवल 22 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी, वहीं हुड्डा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान गन्ने के दामों में 159 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 276 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा दिया, जो देश में सर्वाधिक में से एक है। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चालू वित्त वर्ष में एक साथ 45 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की, जो देश में सर्वाधिक है। न्यूज लाइन में आज हम लोग चर्चा कर रहे थे अरविंद केजरीवाल की। चर्चा इसलिए जरूरी हो गई क्योंकि अरविंद जी ने कल ही अनाउंस कर दिया कि अब वो अपना अनशन तोड़ेंगे। तोड़ने के साथ ही ये भी कह दिया कि उनका मकसद पूरा हो गया। कुछ लोग ये कह रहे थे कि उनका मकसद फेम पाना था, चर्चित होना था, लोकप्रिय होना था, सिंपैथी हासिल करना था, तो इन 14 दिनों में उन्हें वो तो मिला थे, लेकिन जिस बिजली की वो बात कर रहे थे, बढ़े हुए बिलों की बात कर रहे थे, लोगों के लिए बात कर रहे थे, वो पूरा नहीं हुआ। तो अगर वो ये कहते हैं कि मकसद पूरा हो गया, तो दोनों में से कौन सा मकसद पूरा हुआ है, ये क्लैरिफाई होना बहुत जरूरी है। गोपाल राय साहब हमारे साथ लगातार चर्चा में जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, बहुत नजदीकी है अरविंद केजरीवाल के, बड़े अहम नेता हैं आम आदमी पार्टी के। गोपाल राय साहब, आपने मनोज जी को भी सुना, वो कह रहे हैं कि ढकोसला है, प्रपंच है, राजनीति में आने के लिए राजनीति कर रहे हैं, बड़े महत्वाकांक्षी हैं। 14 दिनों में जो हासिल करना था वो नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना फेम पाने के लिए, खुद को ज्यादा पॉपुलर करने के लिए ये हथकंडा अपनाया। वास्तविकता यही है। देखिए, मनोहर जी बहुत समझदार आदमी है। अगर ऐसा कह रहे हो तो कुछ सोच समझ के ही कह रहे होंगे, उनके ऊपर कुछ कहना हमारे लिए मुश्किल होगा। लेकिन एक बात हम साफ करना चाहते हैं कि पार्टी हम लोगों ने राजनीति करने के लिए ही बनाई है और वर्तमान राजनीति को उखाड़ के फेंकने के लिए बनाई है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो पिछले 2 साल से जो लड़ाई भ्रष्टाचार की हम लोग लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते जन लोकपाल के लिए गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते हम लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया कि भारतीय संसद और विधानसभा में बैठी हुई कोई भी राजनीतिक दल भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए तैयार नहीं है, जनता के दुख दर्द में उसके निजात के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए पार्टी बनाई गई है। राजनीति हम करेंगे और जम के करेंगे।
और इस राजनीतिक जो वर्तमान सिस्टम और व्यवस्था है उसको उखाड़ करके फेंकेंगे। वो अंबानी की राजनीति कर रहे हैं, वो कंपनियों की दलाली कर रहे हैं, हम जनता की आवाज उठा रहे हैं। उनका पक्ष वो कंपनियों के साथ खड़ी हुई है, हम जनता के साथ खड़े हैं। तो एक नए तरह का आंदोलन, नए तरह के प्रयोग, नए तरह के अस्त्रों से ये राजनीति खड़ी हो रही है। ये ज्यादा समझदार लोगों को कम समझ में आएगी, धीरे धीरे समझ में आएगी। ज्यादा समझदार लोगों को कम समझ में आ रही है। मनोज जी इस पर शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। जी देखिए, गोपाल जी ने जो बात कही है शाब्दिक रूप से बिल्कुल सच बात है। देखिए, जो मौजूदा जो भ्रष्ट व्यवस्था है, हम केवल नेताओं को गाली देकर के फेम तो बटोर सकते हैं, लेकिन वास्तव में भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बनाने में उससे कोई मदद नहीं मिलने वाली है। इस देश में इतने बड़े तंत्र हैं, प्रशासन का, राजनीति का, समाज का, अर्थव्यवस्था का और तमाम सारे इंस्टीट्यूशंस, सब में भ्रष्टाचार को लेकर के आपको पॉलिसी से लेकर कानून से लेकर तमाम स्तर पे जो है आपको एक व्यापक बदलाव की जरूरत है। मैं कहता हूं एक पैकेज ऑफ रिफॉर्म चाहिए और वह रिफॉर्म एक टाइम बाउंड रिफॉर्म। मनोज जी राहुल गांधी की तरह बात कर रहे हैं। नहीं, सुनिए पूरी बात। तो मेरा ये कहना है कि जो अगर आप जो वैकल्पिक व्यवस्था लाने की बात कर रहे हैं, उससे इस बात की अपेक्षा की जाती है कि और बड़ा आदर्शवाद हो और व्यापक विजन हो। मुझे लगता है कि पब्लिसिटी के लिए बहुत ज्यादा बेताबी अरविंद केजरीवाल को। मुझे याद है केजरीवाल ने नहीं, केजरीवाल ने यह कहा था कि हमारी पार्टी में कोई आला कमान नहीं होगा। मैंने उनकी पार्टी का हर जगह पर्चे देखे हैं और बैनर देखे, केवल केजरीवाल उसमें दिखता है। क्यों? क्या आपका वो भी तो एक आला कमान बन गया? तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग इतने बड़े कोई आदर्शवाद के साथ आए हैं और सचमुच में वह एक मैच्योर्ड वैकल्पिक व्यवस्था देने जा रहे हैं और उसके पास आपके पास पूरी वैचारिक तैयारी है कि देश के तमाम कोने में, तमाम क्षेत्रों में बदलाव की कैसे वकालत होगी। केवल नेताओं को गाली दे करके और सत्ता में बैठे शीर्ष लोगों पर अटैक करके वो पब्लिसिटी तो मिल जाएगी, लेकिन वास्तव में व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। वास्तव में व्यवस्था परिवर्तन नहीं होने वाला। गाली देने से, सिर्फ बदनाम करने से काम नहीं चलेगा। आपके पास कोई विजन है या नहीं, ये लोगों को पता नहीं चल पा रहा। और आपको बताएं कि जिस दिन से ये अनशन शुरू हुआ अरविंद केजरीवाल साहब का, दिल्ली की जनता से हमने कई बार उनकी राय जाननी चाहिए। तो अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संदेह करते हैं इस बात पर। उन्हें लगता है कि हर बार अनशन, हर बार उपवास, हर बार इस तरीके की चीजें, कहीं कोई सोल्यूशन निकलता नहीं। लोकपाल के लिए लड़े तो लोकपाल मिला नहीं, अब बिजली पानी के लिए लड़ रहे हैं तो बिजली पानी मिल नहीं रहा। सिर्फ थोड़ी सी भीड़ इकट्ठा होती है, मीडिया थोड़ा बहुत हाईलाइट कर देती है और बात ऐसी आई गई हो जाती है। तो लोग अब थोड़ा सा डाउट कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी या वो तमाम लोग जो एक मुहिम लड़ रहे थे, उनकी मुहिम में कोई दम भी है या नहीं। थोड़ा सा ये डाउटफुल है। हम चाहते हैं आप इस डाउट को आज क्लियर कर दें इस मंच पे। मैं भी चाहता हूं मेरे प्रश्न का जवाब दें गोपाल राय जी। नहीं, देखिए, दो बात यह है कि लोगों ने अपेक्षाएं बहुत ज्यादा पाल ली है हम लोगों से। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, बहुत नासमझ लोग हैं। हम लोग एक शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब लोगों की अपेक्षाएं पाल ली बड़ी बड़ी, तो उसमें हम लोगों का तो कोई दोष नहीं है। हम तो इतना ही कह रहे हैं कि गलत को गलत करने की हिम्मत हम जुटा रहे हैं। कितना हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, लेकिन सारे सरेआम सब कुछ देश को लुटते हुए देख करके समझदार लोगों की चुप्पी से बेहतर है कि गलत को गलत कहा जाए। शुरुआत कहीं से होती है, तभी मंजिल मिलती है। हम लोगों की औकात बहुत छोटी है। जितनी औकात है उतनी तन मन धन से करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमने तो कभी दावा ही नहीं किया कि हम सब कुछ बदल देंगे, हम सब कुछ बना देंगे, हम सब कुछ पलट देंगे, हम आदर्श ला देंगे, हम विचारधारा ला देंगे। ऐसा तो हमने दावा नहीं किया। लेकिन जो गलत है, हम गलत बर्दाश्त नहीं करना चाहते, उस पर बोलना चाहते हैं और बोलते बोलते ही एक दिन रास्ता निकलेगा, ये हम लोगों को यकीन है। पहले एक नहीं बोलता था, आज हजारों बोलते हैं। यही परिवर्तन की नई शुरुआत की पहली कड़ी है और उतने के लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। इस जवाब से आप संतुष्ट हैं मनोज जी? या इसमें भी आपको लग रहा है कि कोई लाग लपेट है? नहीं, कोई लाग लपेट नहीं है। गोपाल जी ने बड़ी व्यवहारिक तरीके से वस्तु स्थिति बताई है। मैं इस बात के लिए उन्हें मैं मतलब उनकी साधुवाद देना चाहूंगा उन्हें। उन्होंने वस्तु स्थिति का जिक्र किया। ये बात जरूर है कि अन्ना आंदोलन का जो सबसे बड़ा रिजल्ट मिला, इस देश की सबसे बड़ी समस्या जो 60 सालों से जो है कैंसर की तरफ फैल रही थी, पहली बार व्यापक क्वार्टर पे जो है इस पर चर्चा होने लगी है। इनके समाधान से मैं सहमत नहीं हूं। समाधान बहुत बड़ा इसके लिए लाना पड़ेगा और इसके लिए बहुत व्यापक कदम उठाने की दरकार होगी। रह गया विजन और आदर्श, जिसकी बात मैंने की, उन्होंने खुद माना है कि जो है हम लोग जो है एक छोटे स्तर पर शुरुआत करना चाह रहे हैं। लेकिन आपके केजरीवाल छोटे आदमी नहीं है। वो कौन अमेरिका के किस लेक्चर में भाग लेना चाहते हैं और उनकी बहुत महत्वाकांक्षा है। मैंने बहुत अच्छे से उनको ऑब्जर्व किया है। बहरहाल सबको महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए, लेकिन आप उतने कंटेंट लेकर के जाएं कि आप देश में जो है
परिवर्तन के जो है सूत्रधार बने, चलिए अच्छी बात है। लेकिन कहीं न कहीं हर व्यक्ति की आइडियोलॉजी और हर व्यक्ति के प्रिंसिपल से उसकी परीक्षा ली जाती है। मैं आला कमान वाली जो उनका जो वक्तव्य है, मुझे याद है कोई आला कमान नहीं होगा। मुझे लगता है बिल्कुल केजरीवाल ने इसको वन मैन शो बना दिया है और भ्रष्टाचार को लेकर बहुत बड़े अभी काम होंगे। लेकिन आपको लगता है कि ये जो इनिशिएटिव लिया है अरविंद केजरीवाल ने, उनकी टीम ने, उनकी पार्टी ने, कुछ असर करने वाला है, या ये सब एक छोटे मोटे से स्टेप हैं, कुछ इसका रिजल्ट होने भी वाला है या नहीं? देखिए वंदना, मैं तो मेरा अपना जो सोच है वो मैं बहुत पॉजिटिव तरीके से चीजों को सोचती हूँ। जैसे खुद गोपाल जी ने कहा कि एक शुरुआत है, एक आज इस देश में विजन की बात हो रही है। चाहे वो आप राहुल गांधी से लोग पूछते हैं कि क्या आपका विजन है, मोदी से पूछते हैं क्या विजन है, अब केजरीवाल से ये जो चर्चा एक शुरू हुई है देश में, लोग जानना चाहते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से यही शुरुआत बहुत है और इसके लिए आप बिजली इशू में उनको क्या हल निकलता है ये तो उनको भी पता था कि हल नहीं निकलेगा। लेकिन बात वही है कि आप एक इशू से आप लोगों को अगर कंसर्न फील करें लोग कि हमको ये हमारे साथ, जैसे कि गोपाल राय कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, मुझे लगता है कि उसको हमको पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। नहीं तो इस तरह से अगर हम शुरू में ही इन छोटे छोटे प्रयासों को बिल्कुल वो कर देंगे कि ये बिल्कुल और इसीलिए मुझे लगता है हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। इस मंच पर गोपाल राय जी खुद कह रहे हैं कि हम तो आए हैं राजनीति में राजनीति करने के लिए और जमकर करेंगे। हम देखेंगे कि राजनीति और हमसे ज्यादा कौन करेगा, हम करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत जमकर करेंगे, ये उनकी ईमानदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल राय जी, आप इस दौरान हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द कोई परिवर्तन आपकी पार्टी की शुरुआत से ही या किसी के भी इनिशिएटिव से हो, लेकिन होना जरूर चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। देखते हैं केजरीवाल का ये पत्थर कहां सुराख कर पाता है और वाकई में इसकी स्थिति बदलती है या नहीं बदलती है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ फिलहाल जुड़े रहेंगे। अगले घंटे में जब आपसे मिलेंगे तो चर्चा होगी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, जी हां, आईपीएल की। ये मत सोचिए कि इंडियन प्रीमियर लीग का हम लोग जिक्र करेंगे। एक नई लीग है इस वक्त हिंदुस्तान में, वो है इंडियन प्रधानमंत्री लीग। ये क्या है, इसमें कौन कौन दौड़ रहा है, किस किस की हिस्सेदारी है, कौन दावेदार है, चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिजली समस्या के बारे में हुड्डा ने किया विचार। 40 साल में लगा न पाई जो पिछली सरकार। हुड्डा ने लगा दिया थर्मल अपने कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4 कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4। बिजली किसी भी प्रदेश के विकास की धुरी है। जहां तक प्रदेश में बिजली उत्पादन का सवाल है, वर्ष 1966 से लेकर फरवरी 2005 तक 40 वर्षों के दौरान हरियाणा में बिजली का उत्पादन सिर्फ 1587 मेगावाट ही था। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मार्च 2005 में मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही प्रदेश में लगभग 5000 मेगावाट बिजली और पैदा करने का लक्ष्य रखा और इस पर तेजी से काम शुरू किया। प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली उत्पादन में अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई है, जिनमें 600 मेगावाट यमुनानगर में, 1200 मेगावाट खेदड़ हिसार में, 1500 मेगावाट झाड़ली में और 1320 मेगावाट खानपुर में शामिल है। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान जुलाई 1999 से फरवरी 2005 तक बिजली उत्पादन में केवल 724.4 मेगावाट की वृद्धि हुई थी, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली का उत्पादन करके 3 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में इसके अतिरिक्त 250 मेगावाट बिजली अक्षय ऊर्जा से भी मिलेगी। अब हरियाणा में बिजली का कुल उत्पादन 5300 मेगावाट हो गया है। पेश है जादू। पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल्स, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपना, ढेरों फायदे पा। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा
प्रॉपर्टी डीलर हूँ। हाँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सुनो सुनो रे सुनो सुनो रे सुनो सुनो। हमने केबल टीवी का सेट टॉप बॉक्स लगवाया और दिल डिजिटल हो गया। फैंटास्टिक पिक्चर क्वालिटी। सैकड़ों चैनलों में से अपनी पसंद के चैनल चुने, रेट कार्ड के हिसाब से पेमेंट करें। सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। 31 मार्च के बाद 15 राज्यों के 38 शहरों में बिना सेटअप बॉक्स के कोई भी केबल टीवी नहीं देख पाएगा। लाखों परिवारों ने सेट टॉप बॉक्स लगवाया, अब आपका नंबर आया। सेट टॉप बॉक्स लगवाएं, डिजिटल हो जाएं। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। भूपेंद्र सिंह ने जन जन का कल्याण किया, आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। जो हरियाणा प्रति व्यक्ति रेस में 14वें नंबर पे था हिंदुस्तान में 2005 से, आज हिंदुस्तान में वो नंबर 1 पर है। प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पर है। गेहूं की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। सरसों की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। दूध उत्पादन में बहुत आगे बढ़ा, चाहे वो कृषि का क्षेत्र है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का मामला है, हर क्षेत्र में हरियाणा ने विकास किया। आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद है आईपीएल की। लेकिन ये आईपीएल थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा हटके है। ये आईपीएल है इंडियन प्रधानमंत्री लीग का। न जाने कितने कैंडिडेट, कितने दावेदार, छोटे बड़े, जैसी भी जिसकी भूमिका रही हो, वो सोचता है कि वो इस दौड़ में पूरी तरीके से मजबूत दावेदार है और इसीलिए दौड़ने को तैयार है। प्रधानमंत्री पद को लेकर चल रही नूरा कुश्ती अब चरम पर पहुंच गई है। जहां मनमोहन पीएम पद के लिए राहुल का स्वागत करने को तैयार हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस मोदी के खिलाफ लगातार हल्ला बोल रही है। कांग्रेस ने तो मोदी को यमराज तक कह डाला। देश में एक तरफ इंडियन प्रीमियर लीग चल रहा है, जिसमें जीत के कई दावेदार हैं, तो वहीं देश की राजनीति में भी एक लीग हो रहा है, इंडियन प्रधानमंत्री लीग। इस राजनीतिक लीग में प्रधानमंत्री पद के कई दावेदार हैं। मुलायम सिंह से लेकर बहन जी तक सब के सब इस लीग में पूरे दमखम के साथ दौड़ रहे हैं और अपनी अपनी सियासी बिसात बिछा रहे हैं। शय और मात का खेल भी शुरू हो गया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर पूरे शबाब पर है। लेकिन इस लीग में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं राहुल बाबा और विकास पुरुष का तमगा लगाए मोदी। इन दिनों देश के राजनीतिक गलियारों में ये दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। वैसे तो देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी पीएम पद की हैट्रिक बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन वो इस बात को खुद अपने मुंह से कबूल नहीं कर रहे। बस इतना भरकर चुपचाप हो जाते हैं कि पीएम के रूप में राहुल का कभी भी स्वागत है। ऐसा लगता है जैसे उनके मन में तो कुछ और हो, लेकिन जुबान पर कुछ और। वो हाँ या ना की दुविधा में फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, इनमें से कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री? देश के सामने इन दिनों इस सवाल मुंह उठाए खड़ा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल को कांग्रेस और मोदी को बीजेपी के नेता अपनी अपनी तरीके से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश कर रहे हैं और अपने दावेदार को दूसरे से बेहतर भी बता रहे हैं और विरोधी उम्मीदवार को कमजोर कहना भी वो नहीं भूलते। बीजेपी तो राहुल गांधी को अब तक बच्चा ही समझती है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी से अगर गांधी शब्द हटा ले तो उनके पास बचता ही क्या है। बीजेपी को राजनीति की पाठशाला में राहुल एक नौसिखिए बच्चे की तरह लगते हैं, जिसमें ना तो सोचने की क्षमता है और ना ही देश को आगे ले जाने के लिए कोई विजन। तो वहीं कांग्रेस को मोदी में कट्टर हिंदूवादी छवि दिखाई देती है और मोदी की याद आते ही सबसे पहले 2002 गोधरा कांड याद आ जाता है। गुजरात के मुख्यमंत्री के बयानों पर कभी कभी बहुत चिंता होती है। चिंता इस बात की कि शायद भारत में या भारत के बाकी हिस्सों में उनकी
वही करने की मंशा ना हो जो उन्होंने गुजरात में 2002 में किया। सत्ता तक पहुंचने या फिर सत्ता में बने रहने की इस जद्दोजहद में देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक दूसरे को हराकर आगे बढ़ने का जो खेल चल रहा है, उसमें कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसका जवाब तो अभी किसी के पास नहीं। लेकिन इस इंडियन प्रधानमंत्री लीग के मैदान में कुछ और खिलाड़ी भी हैं, जिन्हें जीत का दावेदार तो माना ही जा सकता है। न्यूज डेस्क, चैनल 1 न्यूज। और अब इसी आईपीएल पर यानी इंडियन प्रधानमंत्री लीग पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के जाने माने नेता हैं, दिग्गज नेता और राजनाथ सिंह की नई टीम के बड़े अहम सदस्य हैं श्याम जाजू जी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज लाइन में। अक्सर हम आपसे मुखातिब होते रहते हैं और बड़ी दिलचस्प बातें आपके साथ करने का मौका भी मिलता है। आज भी मुझे आपसे कई सवाल पूछने हैं और कई में जो पहला सवाल है वो यही कि क्या चल रहा है आजकल। कांग्रेस कहती है कभी मधुमक्खी का छत्ता, कभी कोई कहता है यमराज भैंस पे बैठ के आना चाहिए, कोई कहता है कि घोड़ों पे राजकुमार आ रहा है। किस तरीके की भाषा और किसके लिए इतना सांकेतिक जो शब्द हैं वो किसके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं? हवा देश में बह रही है और मोदी जी का गुजरात का विकास कीर्तिमान स्थापित करने के बाद वो जब दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, पूरे देश में उनका जो करिश्माई नेतृत्व छा रहा है जी, स्वाभाविक रूप से कांग्रेस को दिन में भी सपने दिखने लगे हैं। दिन रात मोदी जी के बगैर उनको कुछ दिखता नहीं है, मोदी जी का फोबिया छाया है। और ये कोई नई बात थोड़ी है। कांग्रेस ने आज यमराज कह दिया, सोनिया जी ने इसके पहले मौत का सौदागर कह दिया उनको। ये बातों का जनता पे असर नहीं होता है, उसके उलट उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन देश में बढ़ते जा रही है। कल का राहुल जी के स्पीच में उन्होंने 9 साल जो राजनीतिक सत्ताधारी पार्टी का नेता है उसने समस्याएं खड़ी करके बताई लोगों को कि महंगाई ऐसी है, क्या बेरोजगारी ऐसी है, देश का विकास हो नहीं रहा, सरपंचों को एम्पावरमेंट करना है। अरे भाई, आपको समस्या सुलझाने के लिए वहां बिठाया है, आप ही समस्या गिना रहे हैं लोगों को, आप विपक्ष का काम कर रहे हैं। आप 9 साल क्यों नहीं ध्यान में आया आपको? एक भी जनता की समस्या के बारे में चर्चा नहीं कर रहे, महंगाई के बारे में नहीं बोल रहे, आतंकवाद के बारे में नहीं बोल रहे, सुरक्षितता के बारे में नहीं बोल रहे, और बोल रहे कि देश को आगे ले जाना है। रोका किसने आपको? और देश के सभी ग्राम पंचायत के सरपंचों को पावर देनी है और पंतप्रधान की पावर कम कर दी है। यह स्थिति है राहुल जी की। मोदी जी ने दूसरा एक उदाहरण मिसाल पेश की है अपना विकास करके। लेकिन कांग्रेसी तो ये कहते नहीं थक रहे हैं, कांग्रेसी कहते नहीं थक रहे हैं कि भाई अगला पीएम तो तय है, राहुल बनेंगे और राहुल ही बनेंगे। वो तो किसी जिक्र ही नहीं कर रहे किसी और चीज का, वो तो दिन रात उनकी खूबियां गिनवाते जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि राहुल बाबा, अक्सर बीजेपी कहती है कि बाबा हैं, वो बउआ हैं, बाबू हैं, वो अभी बड़े ही नहीं हुए, वो वाकई में नेक्स्ट पीएम हो सकते हैं देश के? आज तक 9-10 साल जितना भी उनका कार्यकाल रहा है पार्लियामेंट में, देश के उच्च सदन में उनका एक भी स्पीच ऐसा नहीं हुआ जिन्होंने परराष्ट्र नीति पे कुछ बोला होगा, देश की सुरक्षितता पे कुछ बोला होगा। आज तक उनका एक भी स्पीच देश के हित में, देश की कल्याणकारी योजना को लेकर हुआ नहीं। एक ही ऐतिहासिक भाषण लोगों ने सुना है और जिसका मजाक हो रहा है पूरे देश में। ऐसा अनुभवी नेतृत्व जिसको परफॉर्मेंस प्रशासन चलाने का अनुभव नहीं है, जो केवल पेट से आया हुआ नेता है, और मोदी जी पेटी से आए हुए नेता है जो वोट बैंक से बाहर आए हुए हैं। इसलिए ऐसे नेता को पूरे देश का नेतृत्व सौंपना ये इतना आसान बात नहीं है। देश की जनता इसमें देख रही है, दूध का दूध, पानी का पानी उचित समय पे जनता करने वाली है। चलिए, जनता ऐसा कर देगी, ये यकीन आपको हो गया और हमें भी है कि जनता अक्सर सही फैसले करती है। फिलहाल एक बार अपने दर्शकों के लिए वो स्टेटमेंट सुनवा देते हैं जिसको लेकर अब बड़ा बवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। हम सबको मिलके ही हालात बदलना होगा। नरेंद्र मोदी जी की तरफ अगर इशारा करना होता तो वो घोड़े पे नहीं कहते, भैंसे पर कहते, बुल पे कहते, बुल पे कहते। अब ये मैं नहीं जानता बुल किसकी सवारी होती है। अब जनाब राशिद अलवी साहब ये कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि बुल किसकी सवारी होती है, लेकिन अगर राहुल जी घोड़ा कहते हैं तो उस घोड़े का मतलब किसी और के लिए होगा। अगर नरेंद्र मोदी जी होते तो शायद कुछ और होता। और अग्निमा जी कुछ कहना चाह रही हैं इस वक्त, अग्निमा जी बताएं।
देखिए, मेरे को जो लग रहा है कि कांग्रेस को ये समझ में आ रहा है कि डेवलपमेंट के इशू पे वो जनता के बीच जा नहीं सकती है, और राहुल गांधी का जिस तरह की प्रतिक्रिया आई है एकदम सबने उसका वो कर दिया है, और खुद कांग्रेस में दुविधा है कि जोड़ी को आगे रखे सोनिया की या राहुल को आगे करे, वो एक दुविधा अभी भी है। आज पीएम का जो बयान आया है उससे साफ हो रहा है। इसमें अब ऐसा लग रहा है जो बयान आ रहे हैं पिछले एक दिन कल से जो आने शुरू हुए हैं धीरे धीरे, कांग्रेस जो है वो मोदी को अब वो जो मनीष तिवारी का है काफी करार, मतलब वो कहना चाहिए पलटवार है बीजेपी पे कि जो मोदी है वो क्या दंगे कराएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भले गुजरात में कांग्रेस ने मोदी पे कम्युनल वाले उस पे ज्यादा अटैक नहीं किया विधानसभा में, लेकिन इसी मसले पर वो अब धीरे धीरे मोदी पे आक्रामक रुख अपनाती हुई आगे बढ़ेगी। उन्हें लग रहा है कि जितने भी वीक पॉइंट्स है सबको छेड़ा जाए, हालांकि अभी तक उस मसले पर क्योंकि विकास के उस पे इतना ज्यादा वो खरा नहीं उतर पा रही, खरा उतरता है नहीं, लेकिन वो इतना मोदी पे एकदम चिपकेगा नहीं वो आरोप ना। और ये वाला जो है उनको लगता है कि गुजरात के अलावा जो देश की पूरी स्थिति है वो थोड़ी अलग है। तो अब आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि कम्युनल वाला जो है उस पर कांग्रेस खेलेगी और ज्यादा खेलेगी, और जो विकास का जो मसले है या महंगाई है जिसके पीछे के कारण बैकफुट है वो धीरे धीरे पीछे ले जाने की ऐसा कोशिश करेगी, ऐसा मुझे लगता है। मनोज जी, लेकिन ये कौन सी लैंग्वेज होती है जिसमें घोड़ा, जिसमें मक्खी, जिसमें मधुमक्खी, जिसमें ये भैंसा भी आ जाता है और फिर ये भी कह दिया जाता है हमें तो पता नहीं कि भैंसा जो है वो किसकी सवारी होती है। ये किस तरीके की भाषा है? आप कहते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, तमाम लोग प्रधानमंत्री की दौड़ में हैं, कुछ और मुद्दे होने चाहिए थे। अगर आप बहुत इंटेलेक्चुअल क्लास से हैं, आप चीजों को समझते हैं, देश के मुद्दों की बात करते, तो आपको विकास, करप्शन, महंगाई, तमाम मुद्दे हैं। 100 या 200 तो ऐसे मुद्दे होंगे जिन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। फिर ये क्या होता है? ये घोड़ा कहना, ये भैंस कह देना, ये सब क्या? देखिए, राहुल गांधी ने कल जो सीआईआई की मीटिंग में जो भाषण दिया, मैंने उस भाषण को पूरा सुना था, और उनके भाषण को सुनने के बाद ऐसा आप नहीं कह सकते, ठीक है उनकी जितनी भी मैच्योरिटी रही हो, मैं ये नहीं कहता हूं कि बड़ा ही करेक्ट उन्होंने बोला या कई जगह उन्होंने बड़े अच्छे जुमले भी कसे, लेकिन कई जगह उनकी इमेच्योरिटी भी झलकी, खास करके उस पंचायती व्यवस्था के मामले को लेकर के, जिस पर मैं अभी बाद में बताऊंगा। लेकिन मैं अभी ये जो बता दूं कि जो राहुल के भाषण के बाद से भारतीय जनता पार्टी, मुख्य विपक्षी दल और कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ दल के बीच में जो आरोप प्रत्यारोप हुआ, मुझे लगता है कि वो एक कोई अनकॉल्ड फॉर है, क्योंकि कोई नरेंद्र मोदी का भी सीआईआई में कोई उसके बरक्स कोई भाषण हुआ नहीं है। और नरेंद्र मोदी की जहां तक विकास का सवाल है, तो नरेंद्र मोदी की तरह और भी कई राज्य के मुख्यमंत्रियों ने विकास की गाथा लिखी है। नरेंद्र मोदी की विकास गाथा का प्रोजेक्शन ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को वो योग्य उम्मीदवार नहीं है, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी अवेलेबल बेस्ट पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी। जितना मोदी जी ने गुजरात किया उनके बराबर बहुत लोगों ने बहुत जगह पर किया। दिल्ली की शीला सरकार का भी जिक्र होता है, आपका मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का जिक्र हो रहा है, बिहार में नीतीश सरकार का जिक्र हो रहा है, तमिलनाडु जो है लगातार एक डेवलपिंग स्टेट रहा है, आंध्र प्रदेश में जो है चंद्रबाबू नायडू ने जो अपने शॉर्ट टर्म में जो करके दिखाया, मुझे नहीं लगता है कि किसी स्टेट चीफ मिनिस्टर श्याम जाजू जी, क्या वजह है फिर मोदी जी को आप इस तरीके से, आपकी पार्टी जो है वो पूरी जोर तोड़ से उनको प्रोजेक्ट करने में लगी, क्या ज्यादा ही दिखाया जा रहा है, क्या बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है जो वास्तविक चीज है उससे ज्यादा? अभी मोदी जी ने हैट्रिक करके तीसरी बार गुजरात की सत्ता हासिल की है। तो इतने 10-15 साल के कार्यकाल में एक बार भी भ्रष्टाचार, करप्शन का आरोप उन पर नहीं हुआ। उस प्रदेश का कृषि विकास दर होगा, विद्युत का दर होगा, एजुकेशनल स्टेटस होगा या औद्योगिक विकास होगा, सभी में कीर्तिमान स्थापित करके, अच्छा ये हम नहीं कह रहे, राजीव गांधी फाउंडेशन की ओर से उनका सम्मान होता है अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। टाइम मैगजीन छापता है कि किंग ऑफ परफॉर्मेंस, ये स्थिति है गुजरात के मोदी जी की। लेकिन जाजू जी ये साथ में कह रहे हैं कि पूरे दंगे करा देंगे, आप वो विकास करने नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री बनके तो दंगे कराने आएंगे, मनीष तिवारी बोल रहे हैं। तो ये कांग्रेस के बहुत पुराने आरोप है, अब जनता समझ चुकी है कांग्रेस के पास दूसरे हथियार नहीं है। 9-10 साल में एक भी बार कर्फ्यू रखता नहीं है, गुजरात में दंगा फसाद होता नहीं है, और आजादी के बाद एक भी साल ऐसा नहीं गया कि जिसमें गुजरात में दंगे नहीं हुए जब कांग्रेस का राज था। ये मोदी जी ने प्रूव कर दिया। इनको कितना भी 2002 की चर्चा करने दो, जनता 2021 की ओर जा रही है। 2012 में जनता ने बता दिया कि मोदी का विकास हमें मंजूर है, हमारा उन पर भरोसा है, ही इज कॉन्फिडेंट लीडर, ही इज केपेबल लीडर। इसलिए कांग्रेस के सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है। और ये गुजरात तक सीमित नहीं है, जिस 9 राज्यों में हमारी सरकार है, एक भी दंगा फसाद वहां नहीं होता है। बीजेपी ने अपना मेटल प्रूव करके बताया है कि हम विकास का सपना देखते हैं,
और हमारा हिंदुत्व का एजेंडा विकास से जुड़ा हुआ एजेंडा है। लेकिन उसके बावजूद बहुत ज्यादा जनता सेटिस्फाई नहीं है श्याम जाजू जी। एक बतौर विपक्षी पार्टी से जनता बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है उनके रोल से। जनता को आज भी ये कंप्लेंट है कि सरकार कुछ भी करती है, आप तो खुद सो के जागते हैं। आडवाणी जी कहते हैं कि हमारे यहाँ वो स्पीड नहीं दिख रही, वो काम नहीं दिख रहा। कई बार वो सलाह देते हैं अल्पसंख्यकों को इग्नोर मत करो, कई बार कहते हैं कोई चार्टर ले आओ, कई बार कहते हैं कि ध्यान दो, कुछ अहम मुद्दों पर ध्यान दो, मोदी के अलावा शिवराज जी को भी टीम में लाओ। तो ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर भी कहीं जोड़ तोड़ की राजनीति है और अभी वहां पे उलझन चली रही है। सब कुछ ठीक है ऐसा नजर नहीं आ रहा बाहर से। ये तो हम हमारा सद्भाग्य मानते हैं कि आडवाणी जी जैसे वरिष्ठ नेता हमारे पास उपलब्ध है जो हमारी कमियां भी गिना सकते हैं। घर में बैठकर कमियां गिनाना और उसमें से अवलोकन करके विश्लेषण करके आगे जाना, ये किसी भी अच्छे प्रगतिशील पार्टी का लक्षण है। हम घर में भी हम सब ठीक है, 100% हम बराबर है और हमें इसी से आगे जाना है, ये कहते रहेंगे तो उस आदमी का कभी विकास नहीं होता। इसलिए आडवाणी जी जब जब कहते हैं वो हमारे लिए मार्गदर्शक सूचना है, हम उसको फॉलो करते हैं और ये अच्छा तरीका है ऐसा मुझे लगता है। इसका आकलन तो सभी पार्टियों को करना चाहिए और इसीलिए शायद यही वजह है कि कभी कभार कांग्रेस भी कहती है। श्याम जाजू जी 2014 में पीएम आपको कौन नजर आ रहा है और किस पार्टी का नजर आ रहा है? ये जवाब मुश्किल है जाजू जी के लिए। कौन तो फिर मोदी नाम नहीं ले पाएंगे। नाम तो आपको लेना चाहिए श्याम जाजू जी। अब नहीं लेंगे तो कब लेंगे आप नाम? चर्चा की इस बात की है कि इंडियन प्रधानमंत्री लीग में कौन कहाँ है? नहीं, आप इंडिविजुअल अपनी राय बताइए। उचित आवाज में लेंगे, उचित फोरम पर लेंगे। अब तो काउंटडाउन शुरू हो गया है जाजू जी, अब तो काउंटडाउन शुरू हो गया है बिल्कुल। लेकिन एक बात मैं जाजू साहब कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी हमें जल्दी नहीं, आपको क्या जल्दी है? नहीं, जाजू साहब, हाँ, प्रॉपर समय पर उसकी घोषणा की जाएगी उचित फोरम पे। जाजू जी जल्दी इसलिए है कि लोग इस सरकार से निजात पाना चाहते हैं और नया चेहरा देखना चाहते हैं, तो जानना चाहते हैं कौन नया चेहरा है। जी ने बिल्कुल पॉइंट की बात आप बिल्कुल एकदम कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार अच्छा तो कर नहीं रही, तो जनता देखना चाहती है कौन है अगला जो अच्छा करने वाला है। अभी थोड़े संकेत मिलने के बाद भी कांग्रेस की स्थिति आप देख रही है। उनको दिन रात नींद नहीं आ रही है, उनको सपने आ रहे हैं कि अभी उनको जाने का टाइम आ गया है। धीरे धीरे देखो क्या क्या होता है देश में। जी मनोहर जी शायद कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं, मैं देखिए चर्चा तो पहले चली थी कि राहुल और नरेंद्र मोदी को लेकर के, लेकिन राहुल के जो भाषण का जो कंटेंट था, जो कि राहुल ने खुद कहा था कि मैं किस तरह का जवाब दूं, प्रैग्मेटिक जवाब दूं या स्ट्रक्चरल जवाब दूं, तो मैं देश के जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं उस चीज को मैं ले आना चाहूंगा। ठीक है, उन्होंने कुछ जुमलों का इस्तेमाल किया। उन्होंने 73rd और 74th अमेंडमेंट की चर्चा की, पंचायती राज की। तो उन्होंने ये कहा कि जैसे एक सांसद होने के नाते मुझे 5 करोड़ मिलते हैं साल में अपने क्षेत्र में खर्च करने के, और हमारे क्षेत्र में 800 प्रधान हैं, यानी 800 ग्राम पंचायतों में सबको जो है 2 करोड़ सालाना रुपया मिलता है। लेकिन एक चीज कहूंगा कि इस देश में सिस्टम में किस तरीके के इम्बैलेंसेस हैं कि फर्स्ट टायर एमपी, सेकंड टायर एमएलए वो एक तरह से एग्जीक्यूटिव पावरलेस हैं और सारा पावर जो है पीएम और उसके कैबिनेट में है, और वही जनता का डेमोक्रेटिक सरकार का फेस है। बाकी पूरी एक ब्यूरोक्रेसी की एक बहुत बड़ी लॉन्ग हियरार्की है। आप स्टेट गवर्नमेंट में आए, सीएम और उसका कैबिनेट, फिर उसके बाद से जो है ब्यूरोक्रेसी एक लंबी हियरार्की है। लोअर लेवल पे जो थर्ड टायर की जो ये थर्ड टायर सिस्टम है, ग्राम पंचायती राज, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत, वहां आपने फंड तो दिया है, पॉलिटिकल पावर तो जरूर दिया है, लेकिन आज किसी भी जनप्रतिनिधि को, जो 28 लाख जनप्रतिनिधि हैं, उनको कोई सैलरी की व्यवस्था नहीं है। यानी यह सरकार और सिस्टम मानकर चलता है कि जो फंड जा रहा है उसमें वो 10 से लेकर के 20% कमीशन लेंगे और अपने सारे खर्चे को वहन करेंगे। तो क्या इस देश में कैसे सिस्टम में बदलाव आएगा? और ब्यूरोक्रेसी की उन्होंने चर्चा बिल्कुल नहीं की। अब मैं बीजेपी का जो पक्ष है नरेंद्र मोदी का, तो ये लोग बिल्कुल बेताब है कि नरेंद्र मोदी को जो है एक तरह से हीरो वर्शिप की जाए, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी के महंगाई और भ्रष्टाचार के निगेटिव मुद्दों से फायदा उठाने का काम ज्यादा करना चाहिए, बजाय कि नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट करने में। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती कि नरेंद्र मोदी को हम केंद्रीय और संसदीय राजनीति में लाएंगे, लेकिन उन्हें धीरे धीरे जो है हम उनका प्रमोशन करेंगे, तो वह बात भाजपा के लिए ज्यादा अच्छी होती और भाजपा में तरह तरीके के जो मतभेद है या गुटबाजी है उस पर भी विराम लगता। जब खुद कहते हैं जाजू साहब की आडवाणी जी जैसा एक प्रखर व्यक्तित्व है कि इतने धुर राजनीतिक विरोधी मुलायम सिंह यादव ने अपने दिल की गहराइयों से उनके बारे में असली वर्णन किया है, तो फिर ये मोदी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में इतना कोहराम क्यों मचा हुआ है? मीडिया प्रधानमंत्री का पद बाद में है, पहले सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन की बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इस बात से नहीं, मेरा ये मानना है कि पार्टी में अगर इतना स्पष्ट होता तो जाजू जी शायद नाम ले लेते मोदी का। मैं उनका बीजेपी का ना उनका पक्ष ले रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है
है कि मीडिया ही ने जो मोदी को एक हीरो नेगेटिव इमेज में बनाया और अगर आज पॉजिटिव इमेज में बना रही है। अब बीजेपी तो खुद भ्रमित है, मेरा ये मानना है अभी, या फिर सही समय का इंतजार कर रही है। तो बीजेपी को इतनी जल्दी नहीं लग रही है। अगर होता तो मेरे ख्याल से श्याम जाजू जी अभी तुरंत मोदी का नाम लेते हैं। वो कहीं उनका अभी दुविधा में है वो अभी भी। जाजू जी आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई में बहुत ज्यादा कोहराम मचा हुआ है बीजेपी में? मोदी 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 भाषण का जिक्र हो रहा है, वो कल के राहुल जी के भाषण के जिक्र से ये ध्यान में आता है कि 9-9 साल 10-10 साल और आजादी के बाद सबसे ज्यादा हुकूमत चलाने का मौका जिस पार्टी को मिला, उस पार्टी का नेता, रूलिंग पार्टी का नेता जिस प्रकार से समस्या की गिनती कर रहा है, 9 साल में आपने कौन सा सुझाव दिया, कौन सा इंप्लीमेंट किया और कौन सा एग्जीक्यूट किया, उसके क्या परिणाम आए हैं, ये जवाबदेही आपकी नहीं है। केवल आप ही समस्या गिनाओगे, आपको रूल करने के लिए देश की जनता ने वहां पर भेजा है। आप शायद दूसरी तरफ चले गए। हाँ, आपने मनोज जी की बात का जवाब नहीं दिया। वो ये कह रहे हैं कि उतावली सिर्फ बाहर वालों को नहीं है, बीजेपी वाले ज्यादा उतावले हो रहे हैं मोदी जी को लेकर। वो बार बार मोदी जी की पूजा में लग गए। हम कोई उतावले नहीं है, हम उतावले होते तो हम बहुत जल्दी घोषणा कर देते। तो मोदी जी को लेकर उतावले नहीं है। ये कांग्रेस के जो निगेटिव पॉइंट्स है, जो महंगाई उनके कब्जे में आ नहीं रही है, लोग असुरक्षितता की भावना है लोगों में, दिन प्रतिदिन देश का कर्जा बढ़ रहा है, देश की इमेज इंटरनेशनल मार्केट में कम होते जा रही है, महिला असुरक्षित है, ये सब बातों का ध्यान कांग्रेस को रखना है और उसी बातों पे हम जनता में जाने वाले हैं। नेता तो बहुत है हमारे पास, अच्छे नेता है, एबल लीडरशिप है हमारे पास। वंदना, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो बीजेपी और कांग्रेस की अभी एक बिंदु पे स्थिति बिल्कुल एक जैसी हो गई है मोदी और राहुल को लेकर। दोनों चाहते हैं कि दोनों आगे बढ़ाया जाए उनको, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो रही हैं कि उनको दोनों ही पार्टी को अपने अपने जो नेता आगे कर रहे हैं उनको थोड़ा सा पीछे करना पड़ रहा है। तो ये दोनों की स्थिति है। राहुल गांधी का अपना माइनस जा रहा है, जो भी स्थिति है पार्टी के अंदर एक, क्योंकि नहीं तो जनार्दन रेड्डी का बयान नहीं आता। मोदी को लेकर यह है कि एनडीए अलायंस को पहले तैयार करना है। तो दोनों, मोदी बनाम राहुल तो हुआ है, लेकिन ये जब चुनाव होंगे तब इनका क्या प्रोजेक्शन उस तरीके से होगा, ये अभी मतलब लेकिन श्याम जाजू जी, क्या आपको लगता है मोदी बनाम राहुल की लड़ाई है? इसका मतलब दोनों एक ही मंच पर, एक ही जितने अनुभवी, एक ही जितने ताकतवर और उतने ही बड़े दावेदार हैं। वाकई में कोई इनकी लड़ाई है या कांग्रेस सिर्फ ऐसा कह रही है या बीजेपी ऐसा कह रही है? क्योंकि लोग भी कंफ्यूज होने, समझ नहीं आ रहा है और जो जानकार हैं वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार मोदी वर्सेस राहुल क्यों। राहुल, क्या मोदी जी का कंपैरिजन राहुल जी से किया जा सकता है या राहुल जी का कंपैरिजन मोदी जी से किया जा सकता है? किसी भी आधार पर, किसी भी बुनियाद पर ये बिल्कुल कंपैरिजन नहीं हो सकता। राहुल जी ने ऐसा कोई बताया नहीं है करिश्मा 9 साल में। एक भी पार्लियामेंट का उनका ऐसा स्पीच नहीं है कि जो देश को दिशा दर्शन कर सके या देश की जनता की भावना को समझ सके। जिस प्रकार से उनका व्यवहार रहता है, जिस प्रकार का परफॉर्मेंस है, इस देश की जनता से वो वाकिफ अभी भी होना है। जनता का समस्या समझने के लिए उनको आज भी प्रवास करना पड़ता है। जिस समस्याओं की उन्होंने कल चर्चा की, ये आम आदमी को समझ रहा है, पर इनको ये बहुत बड़ी अचीवमेंट लग रही कि हमें ये समझ गया, और समझने के बाद हमने क्या किया उसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए मोदी जी और राहुल जी, इनकी कोई चर्चा नहीं हो सकती। मोदी जी इस देश के जमीन से जुड़े हुए नेता है, उन्होंने काम करके दिखाया है। राहुल केवल भाषण करना और केवल सपने दिखाना इस प्रकार का काम नहीं है। गुजरात का सम्मान राजीव गांधी फाउंडेशन ने किया है, भाजपा तो करेगी ही करेगी। तो आप दोनों मित्र हो। इसलिए जो करिश्मेटिक नेतृत्व एक रात में तैयार नहीं हुआ, उन्होंने अपने कर्तृत्व से ये नेतृत्व प्रस्तावित किया है। जी जी जी, तो आपको यकीन है कि आने वाले चुनाव में इन दोनों में कोई मुकाबला नहीं है, और इन दोनों में मुकाबला नहीं है तो फिर जीत किसकी नजर आ रही है? निश्चित रूप से कांग्रेस की हार कांग्रेस को नजर आ रही है, इसलिए कांग्रेस वाले बौखलाए गए हैं। कांग्रेस को तो हरा दिया आपने, ये ठीक है। मोदी जी के पीछे पड़े हैं। आपको निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत नजर आ रही है, विदाउट एनडीए। और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल एनडीए, अच्छा एनडीए के साथ हमारी जीत होने वाली है। बहुत बढ़िया कि आपने ये बोल दिया। हाँ, लेकिन आपके सहयोगी सच में इसी बात पर कुछ खफा से हैं। देखना होगा आप उन्हें मना पाते हैं नहीं मना पाते हैं। ये कवायद भी बड़ी मुश्किल होगी बीजेपी के लिए। सब कुछ टेढ़ी खीर है इस वक्त, और 2014 बहुत दूर नहीं है, बड़ा नजदीक है। तो सारी तैयारियां आप लोग कर रहे हैं, इसका हमें पूरा यकीन है। हम श्याम जाजू जी यही कहते हैं कि आपकी पार्टी अच्छा करे, अच्छे से करे, और पार्टी के साथ साथ देश का भला जरूर कर दे। इस बात की उम्मीद फिलहाल तो की ही जा सकती है। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए। अग्निमा जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी
राय के लिए, आपकी बातों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मनोहर बनर्जी, शुक्रिया, आपने जिस तरीके से पूरा विवरण दिया कि राहुल गांधी के भाषण को लेकर भी और जिस तरीके से आपने कंपैरिजन जो क्लैरिफाई किया कि उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ यही कहना है कि न्यूज 9 में बस इतना ही। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं एक कविता के साथ जो आज के सियासी हालात पर एक तल्ख टिप्पणी करती है। पर चाहे लिपिक लिखा या महाप्रबंधक, बस वो मिलना चाहिए अपने घर में जिस पर स्वयं बैठ सके, वो लकड़ी की हो या लोहे की, कौन देखने आता है। कुर्सी का रुतबा तो बाहर ही नजर आता है, ना मिले तो बस नाम के आगे तख्ती की तरह लग जाए। हम ना बैठ सके तो कोई बात नहीं, नाम ही कुर्सी पर बैठा नजर आना चाहिए। जादू पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया